सुप्रभात। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। जी सुप्रभात। और आज का ये अंग बहुत ही खास होने वाला है। बिल्कुल। 60 के दशक की उस बेहद शांत, पेशेवर और तथ्यपरक समाचार प्रस्तुति की शैली में आज हम दुनिया के एक बेहद अहम हिस्से की सुरक्षा स्थिति का विस्तार से जायजा लेंगे। और वो भी बिना किसी सनसनी या शोर शराबे के। हम केवल तथ्यों और उनके अर्थ पर बात करेंगे। हमारा फोकस पिछले 2 हफ्तों यानी फरवरी 2026 के एंड से लेकर मार्च 2026 की शुरुआत तक की प्रमुख वर्तमान घटनाओं पर होगा। श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दें कि आज का ये बुलेटिन प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है, जिनका मूल मंत्र है पावरिंग इंटेलिजेंस। और इसके साथ ही हमारा ये प्रसारण स्टाइलो न्यूज़ द्वारा जनरेट किया गया है, जो एक अत्याधुनिक एआई संचालित समाचार एप्लीकेशन है। संदर्भ के लिए ये स्पष्ट कर दें कि आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का शीर्षक है स्पाई नेटवर्क और वॉर गेम्स, द ग्रोइंग सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट इन ईस्ट एशिया। जी, हमारा भौगोलिक क्षेत्र पूर्वी एशिया है और आज की दिनांक 9 मार्च 2026 है। आगे बढ़ने से पहले स्टाइलो न्यूज़ ऐप के बारे में एक बेहद दिलचस्प और संक्षिप्त जानकारी देना मैं आवश्यक समझती हूँ। स्टाइलो न्यूज़ मूल रूप से स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का ही उपभोक्ता संस्करण है। देखिए, इस मूल सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से सरकारी खुफिया एजेंसियों, सैन्य कमांडरों और बड़े व्यापारिक उद्यमों के संचालन के लिए डिजाइन किया गया था। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमारे सुनने वालों के पास अब अपने फोन या कंप्यूटर पर उस विशेष तकनीक तक अनूठी पहुंच है जो दुनिया भर के प्रमुख निर्णयकर्ताओं का समर्थन करती है। और इसी शक्तिशाली टूल की मदद से आज के इस बुलेटिन का हमारा प्राथमिक मिशन केवल तथ्यों, विभिन्न कूटनीतिक दृष्टिकोणों और भविष्य की संभावित कार्रवाइयों को स्पष्ट रूप से सामने रखना है। हम यहाँ किसी भी प्रकार का डर पैदा किए बिना स्थिति का शांत और तार्किक विश्लेषण करेंगे। एक बात जो मैं शुरुआत में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ वो ये है कि आज के इस प्रसारण में विभिन्न देशों और राजनीतिक गुटों के जो भी दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जाएंगे वे पूरी तरह से हमारे स्रोतों पर आधारित हैं। बिल्कुल, हम किसी भी राजनीतिक दल, विचारधारा या देश का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से मूल सामग्री को हमारे श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं। हमारा काम ये बताना है कि दुनिया में क्या हो रहा है, न कि ये थोपना कि आपको क्या सोचना चाहिए। ठीक है, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैन्य तैनाती और युद्धाभ्यास के उस विस्तार की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। हमारे स्रोतों से प्राप्त रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका और फिलीपींस के बीच रक्षा समझौते एक अभूतपूर्व स्तर पर मजबूत हो रहे हैं। जी, अमेरिका ने फिलीपींस के उत्तरी ल्यूजोन और बाटन द्वीप में अपनी सैन्य उपस्थिति का भारी विस्तार किया है। विशेष रूप से यहाँ टॉमहॉक मिसाइल दागने में सक्षम टाइफून मिसाइल प्रणाली और अत्याधुनिक एंटी शिप मिसाइलों की तैनाती की गई है। अगर हम इसे नक्शे पर देखें तो इस कदम की गंभीरता तुरंत समझ में आ जाती है। उत्तरी ल्यूजोन और बाटन द्वीप ताइवान के बेहद करीब हैं। मतलब ये एक तरह का रणनीतिक अवरोध है। बिल्कुल। जब आप वहां टाइफॉन जैसी प्रणाली तैनात करते हैं तो आप अनिवार्य रूप से 1000 मील के दायरे में आने वाले किसी भी लक्ष्य को भेदने की क्षमता हासिल कर लेते हैं। सामरिक भाषा में इसे चोक पॉइंट बनाना कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि चीनी नौसेना या किसी भी अन्य बल के लिए इस क्षेत्र से गुजरना अब पहले से कहीं अधिक जोखिम भरा हो गया है। ये केवल हथियारों का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये एक लंबी दूरी की मारक क्षमता स्थापित करने का एक बहुत ही ठोस कदम है। और ये केवल स्थिर तैनाती तक सीमित नहीं है। 20 से 26 फरवरी 2026 के बीच फिलीपींस, अमेरिका और जापान ने मिलकर 15वें मल्टीलैटरल मैरीटाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटीज यानी MMCA का आयोजन किया। यह युद्धाभ्यास इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह पहली बार दक्षिण चीन सागर के विवादित जल क्षेत्र की सामान्य सीमाओं से आगे बढ़ा है। जी, ये सीधे ताइवान के पास स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बाशी चैनल तक पहुंच गया है। बाशी चैनल का यह विस्तार वास्तव में एक कूटनीतिक और सैन्य संदेश है। बाशी चैनल वो जलडमरू मध्य है जो पश्चिमी प्रशांत महासागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। इसमें उत्तरी बाटनिस द्वीपों के ऊपर हवाई गश्त और लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास भी शामिल थे। ये दिखाता है कि सहयोगी देश अब केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उन समुद्री रास्तों पर अपना नियंत्रण और समन्वय परख रहे हैं जो भविष्य के किसी भी संभावित संघर्ष में निर्णायक साबित हो सकते हैं। यदि हम इस युद्धाभ्यास के विशिष्ट विवरणों पर गौर करें
तो स्रोतों के अनुसार इसमें कई हाईटेक संपत्तियों का इस्तेमाल हुआ। फिलीपींस की ओर से FA-50 लड़ाकू विमान और BRP एंटोनियो लूना निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट का उपयोग किया गया। वहीं जापान ने अपने P-3C गश्ती विमान तैनात किए जो पनडुब्बियों को खोजने में माहिर हैं। और अमेरिका की ओर से P-8A टोही विमान और USS डेवी विध्वंसक जहाज ने हिस्सा लिया। यहाँ सैन्य रिपोर्टों में बार-बार एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, अंतर संचालन क्षमता। क्या हम श्रोताओं के लिए इसे आसान भाषा में समझा सकते हैं? जी बिल्कुल। अंतर संचालन क्षमता का सीधा सा मतलब है अलग अलग देशों की सेनाओं का एक दूसरे के साथ मिलकर एक ही टीम की तरह बिना किसी रुकावट के काम करने की क्षमता। मतलब एक साझा तंत्र की तरह। सही कहा। इसे ऐसे समझें कि 3 अलग अलग देशों के संगीतकार जिन्होंने कभी एक साथ अभ्यास नहीं किया है, वे एक ही मंच पर बिना कोई सुर बिगाड़े एक शानदार धुन बजा रहे हैं। युद्ध की स्थिति में अगर अमेरिकी रडार किसी खतरे को देखता है तो क्या वो जानकारी तुरंत जापानी या फिलीपीन जहाज को मिल सकती है ताकि वे फायर कर सकें? यही अंतर संचालन क्षमता है और यह युद्धाभ्यास इसी को पूर्णता तक पहुंचाने का प्रयास था। बहुत ही सटीक विश्लेषण। और इसी बीच अगर हम थोड़ा दक्षिण की ओर देखें तो ऑकस समझौते के तहत भी एक बड़ी ऐतिहासिक घटना घटी है। जी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ स्थित नौसैनिक बेस में ब्रिटिश परमाणु शक्ति चालित पनडुब्बी HMS एंसन का ऐतिहासिक आगमन हुआ है। यह पहली बार है जब कोई ब्रिटिश परमाणु पनडुब्बी इस तरह की तैनाती पर वहां पहुंची है। ये प्रशांत क्षेत्र की भू राजनीति में एक बड़ा बदलाव है। HMS एंसन का वहां पहुंचना केवल रखरखाव या एक साधारण संयुक्त युद्धाभ्यास नहीं है। यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में यूनाइटेड किंगडम की प्रत्यक्ष रणनीतिक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। ये तैनाती इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पश्चिमी देशों के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा का दायरा अब केवल स्थानीय देशों तक सीमित नहीं है। नाटो के प्रमुख सदस्य भी अब प्रशांत महासागर की सुरक्षा संरचना में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हो रहे इन युद्धाभ्यासों में भारी जोखिम भी होता है। इसी दबाव का एक दुखद परिणाम हमें 24 फरवरी 2026 को देखने को मिला। हाँ, वो विमान दुर्घटना। फिलीपींस के पांगासिनान प्रांत में एक अमेरिकी सैन्य परिवहन विमान एक आकस्मिक प्रशिक्षण के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान उड़ान भरते समय रनवे के अंत में एक कंक्रीट बैरियर से टकरा गया, जिसमें सवार सभी 5 अमेरिकी जवान घायल हो गए। ये घटना इस बात की याद दिलाती है कि ये अभ्यास कोई खेल नहीं है। जब सेनाएं युद्ध जैसी विपरीत परिस्थितियों का अनुकरण करती हैं, अपरिचित और कठिन रास्तों पर उतरने का प्रयास करती हैं, तो ऐसी दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। यह दिखाता है कि जमीनी स्तर पर तनाव का स्तर कितना ऊंचा है और इन सभी गतिविधियों पर चीन खामोश नहीं बैठा है। हमारे स्रोतों की रिपोर्ट बताती है कि चीन ने भी अपनी चालें तेज कर दी हैं। यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि इन सभी सैन्य तैनाती और ऑकस जैसी साझेदारियों के जवाब में चीन की रणनीतिक प्रतिक्रिया पारंपरिक युद्ध से हटकर ग्रे जोन सामरिकता की ओर बढ़ रही है। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दक्षिणी थिएटर कमांड ने हुआंगयान द्वीप, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्कारबोरो शोल भी कहा जाता है, के पास युद्ध तत्परता गश्त शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार यह कोई साधारण गश्त नहीं है। पीएलए ने एक साथ 4 प्रकार के विमान तैनात किए हैं। प्रारंभिक चेतावनी विमान, पनडुब्बी रोधी विमान, लड़ाकू विमान और बमवर्षक। यह पूरी तरह से एक स्ट्राइक ग्रुप का फॉर्मेशन है। लेकिन इन सैन्य गश्तों से भी ज्यादा एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने सुरक्षा विश्लेषकों को चौंका दिया है। रडार के डेटा से पता चला है कि अगस्त 2025 से एक बड़ा चीनी सैन्य ड्रोन दक्षिण चीन सागर के ऊपर लगातार उड़ान भर रहा है, लेकिन वो झूठे ट्रांसपॉन्डर सिग्नल का उपयोग कर रहा है। यानी रडार स्क्रीन पर यह सैन्य ड्रोन खुद को बेलारूस के एक साधारण कार्गो विमान या कभी-कभी ब्रिटिश टाइफून जेट के रूप में दिखाता है। अब तक ऐसी कम से कम 23 उड़ानों के पुख्ता सबूत दर्ज किए जा चुके हैं। रडार पर खुद को नागरिक विमान दिखाना, ये तो सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय विमानन नियमों का उल्लंघन है। क्या इससे किसी बड़े नागरिक विमान हादसे का खतरा पैदा नहीं होता? ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। सैन्य नजरिए से देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की एक बेहद परिष्कृत और चालाक रणनीति है जिसे ड्रोन स्पूफिंग कहते हैं। जब आप रडार पर खुद को एक नागरिक विमान दिखाते हैं तो आप सामने वाले रडार ऑपरेटर के दिमाग से खेलते हैं। ग्रे जोन रणनीति का अर्थ यही है।
ऐसे कदम उठाना जो भारी भ्रम पैदा करें, विरोधियों को परेशान करें, लेकिन ये इतने बड़े हमले ना हों कि कोई सीधे तौर पर युद्ध की घोषणा कर सके। विश्लेषक इसे ताइवान पर संभावित आक्रमण के पूर्वाभ्यास के रूप में देख रहे हैं। स्पूफिंग का मुख्य उद्देश्य विरोधियों की स्थिति को समझने की क्षमता, जिसे हम आसान भाषा में उनकी आंख और कान कह सकते हैं, उसे पूरी तरह से अंधा या भ्रमित कर देना है। ये तो आसमान की बात हुई, लेकिन चीन के भीतर उसकी अपनी सेना में भी कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं। चीन ने घोषणा की है कि वो अपने 2026 के रक्षा बजट में 7% की भारी वृद्धि करेगा। ये वृद्धि स्पष्ट रूप से अमेरिका के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी आंतरिक राजनीतिक उथल-पुथल का भी रिपोर्ट है। जी, चीन के शीर्ष राजनीतिक सलाहकार निकाय चीनी पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस और नेशनल पीपल्स कांग्रेस से 3 शीर्ष सेवानिवृत्त जनरलों को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में अचानक हटा दिया गया है। ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये सैन्य नेतृत्व के भीतर चल रहे उस बड़े भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का हिस्सा है जो पीएलए के भीतर सफाई कर रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बड़े बदलाव सेना के भीतर पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है। जब आप शीर्ष स्तर के कमांडरों को अचानक हटाते हैं तो यह अल्पावधि में सेना की किसी बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। लेकिन चीन लंबे खेल पर ध्यान दे रहा है। इसी बात की पुष्टि करते हुए अमेरिकी नौसेना ने एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि चीन अब तेजी से ऐसी पनडुब्बियां बना रहा है जो अमेरिका की मुख्य भूमि तक मार कर सकती हैं। बिल्कुल। यहाँ बात वास्तव में दिलचस्प हो जाती है जब हम इन भारी भरकम सैन्य मशीनों को जमीनी स्तर पर हो रही जासूसी और सूचना युद्ध से जोड़कर देखते हैं। युद्ध अब केवल हथियारों से नहीं बल्कि सूचनाओं से भी लड़ा जा रहा है। एकदम सही। मार्च 2026 की शुरुआत में फिलीपींस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने एक संदिग्ध चीनी जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें फिलीपीन सेना के ही 3 कर्मियों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह एक क्लासिक शीत युद्ध जैसी स्थिति है। इन गिरफ्तार किए गए सैन्य कर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने दक्षिण चीन सागर में सैन्य आपूर्ति मिशनों से जुड़ी बेहद संवेदनशील और गुप्त जानकारी लीक की, जो समुद्र में तैनात उनके अपने सैनिकों के लिए राशन और रसद लेकर जाते हैं। इस जासूसी घटना ने फिलीपींस के भीतर सुरक्षा ढांचे की गंभीर कमजोरियों को उजागर कर दिया है। इसके सीधे परिणाम के रूप में फिलीपीन सरकार अब अपने पुराने जासूसी कानूनों का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है। लेकिन इन सब बड़ी भू राजनीतिक घटनाओं का जमीनी स्तर पर आम इंसान पर क्या असर हो रहा है, ये समझना हमारे इस विश्लेषण का एक बेहद अहम हिस्सा है। स्रोतों के अनुसार बाजो डी मासिलो के आसपास के स्थानीय फिलिपीनी मछुआरों को भारी आर्थिक और मानसिक आघात का सामना करना पड़ रहा है। कूटनीति का असली प्रभाव यही दिखाई देता है। उन मछुआरों के लिए अंतर संचालन क्षमता या ग्रे जोन जैसे भारी शब्दों का कोई मतलब नहीं है। उनके लिए इसका मतलब है खाली जाल और भूखे परिवार। चीनी तटरक्षकों के विशाल जहाजों द्वारा उन्हें डराया जा रहा है, पानी की बौछारें मारी जा रही हैं और परिणाम स्वरूप उनकी मछली पकड़ने की यात्राएं अब हफ्तों लंबी, महंगी और जानलेवा हो गई हैं। इसी जमीनी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी राजनीतिक घटना भी घटी। फिलीपीन की सेनेटर रीसा हॉन्टिवेरोज ने थिटू द्वीप का औचक दौरा किया। वहां उन्होंने स्थानीय आबादी से मुलाकात की और आवश्यक वस्तुएं प्रदान की। सेनेटर ने वहां खड़े होकर फिलीपीन की पूर्ण संप्रभुता का आह्वान किया और चीन के दावों के खिलाफ कड़ा विरोध जताने के लिए विदेशी गठबंधनों को और मजबूत करने की मांग की। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो सेनेटर हॉन्टिवेरोस का ये दौरा केवल एक कल्याणकारी कार्य नहीं था, यह एक कड़ा भू राजनीतिक संदेश था। अब इस पूरे परिदृश्य में विभिन्न निर्णयकर्ताओं के दृष्टिकोण को समझना बहुत जरूरी है। बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। अमेरिका अपनी 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति के तहत क्षेत्रीय आधिपत्य को रोकने पर केंद्रित है। उनकी मुख्य रणनीति है निवारण। श्रोताओं के लिए बता दें कि निवारण का अर्थ है खुद को इतना शक्तिशाली और तैयार दिखाना कि विरोधी हमला करने का विचार ही छोड़ दे। वहीं अगर हम फिलीपींस के दृष्टिकोण को देखें तो उनकी रणनीति दोहरी दिखाई देती है। एक तरफ वे संप्रभुता की रक्षा के लिए सैन्य गठबंधनों पर जोर दे रहे हैं और दूसरी ओर वे चीन के साथ तटरक्षक बलों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी बातचीत कर रहे हैं ताकि समुद्र में कोई छोटी दुर्घटना बड़े युद्ध का रूप ना ले ले।
इसके विपरीत चीन का दृष्टिकोण पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित है कि वह अपनी ऐतिहासिक क्षेत्रीय संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा कर रहा है। बीजिंग के दृष्टिकोण से अमेरिका द्वारा फिलीपींस में मिसाइलें तैनात करना और बाशी चैनल में युद्धपोत भेजना उकसावे वाली कार्रवाइयां हैं। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ी भी अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क हैं। स्रोतों के अनुसार जापान ताइवान के पास स्थित अपने सुदूर दक्षिण पश्चिमी द्वीपों पर 2031 की शुरुआत तक आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात करने की योजना बना रहा है। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया एक बहुत ही अलग तरह की रणनीति दुविधा का सामना कर रहा है। सियोल अमेरिका के साथ अपने सुरक्षा गठबंधन और चीन के साथ अपने गहरे आर्थिक संबंधों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। और यदि हम आसियान और संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दृष्टिकोण की बात करें तो उनका पूरा जोर कूटनीति और शांतिपूर्ण समाधान पर है। आसियान इस क्षेत्र के लिए एक बाध्यकारी कोड ऑफ कंडक्ट को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहा है। इन सभी सरकारी बयानों के बीच आम जनता क्या सोच रही है? एक्स और अन्य मंचों पर जो डेटा देखा गया है उसके अनुसार भावनाएं काफी मिश्रित हैं। एक बड़ा वर्ग कूटनीतिक समाधान और क्षेत्रीय एकता का व्यापक समर्थन करता है। लोगों को युद्ध नहीं चाहिए। लेकिन इसके साथ ही बढ़ते सैन्यीकरण, ड्रोन स्पूफिंग और जासूसी की घटनाओं को लेकर लोगों में गहरी चिंता और भय भी साफ देखा जा रहा है। इस पूरी स्थिति का विश्लेषण करने के बाद अब सवाल ये है कि आने वाले दिनों में हमें किन घटनाओं पर नजर रखनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण घटना 31 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक बीजिंग में होने वाला अमेरिका चीन शिखर सम्मेलन है। पूर्व अमेरिकी राजदूत निकोलस बर्न्स की टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि इस सम्मेलन में ताइवान की सुरक्षा और दक्षिण चीन सागर का तनाव ही चर्चा के मुख्य मुद्दे होंगे। इसके अलावा सिंगापुर में आसियान और चीन के बीच कोड ऑफ कॉन्डक्ट पर चल रही बातचीत के परिणाम भी इस क्षेत्र का भविष्य तय करेंगे। तो इस सब का क्या मतलब है? आज के इस विस्तृत और गहन विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे मिसाइलों की तैनाती से लेकर रडार को धोखा देने वाले ड्रोन्स और जासूसी नेटवर्क तक पूर्वी एशिया एक बेहद जटिल सुरक्षा ग्रिड में तब्दील हो चुका है। श्रोताओं, आज का ये विस्तृत बुलेटिन स्टाइलो न्यूज की शक्ति और इसकी निष्पक्ष एआई तकनीक का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, स्टाइलो न्यूज मोबाइल और कंप्यूटर दोनों के लिए उपलब्ध एक शक्तिशाली ऐप है। इसमें लोकेशन एआई बॉट और RAG चैट जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। मान लीजिए आप जानना चाहते हैं कि ताइवान के पास आज क्या हुआ, आप बस ऐप में पूछें। ये एआई तकनीक पल भर में दुनिया भर के 2500 से अधिक पारंपरिक समाचार स्रोतों और मंचों को खंगालती है और 60 सेकंड से भी कम समय में आपको एक व्यक्तिगत खुफिया शैली का संक्षिप्त विवरण तैयार करके देती है, वो भी 20 से अधिक भाषाओं में। इसलिए हम अपने सभी सुनने वालों से आग्रह करते हैं कि अपनी मांग पर एआई संचालित समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही www.stylonews.com पर जाएं और स्टाइलो न्यूज को सब्सक्राइब करें। ये आपको वैश्विक घटनाओं से हमेशा एक कदम आगे रहने में मदद करेगा। खैर, अब 60 के दशक की इस गंभीर और पेशेवर समाचार प्रस्तुति की दुनिया से बाहर आते हुए हम आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस विस्तृत विश्लेषण को सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। आप भविष्य के डीप डाइव के लिए हमें विषयों का सुझाव दे सकते हैं और नवीनतम अपडेट्स के लिए अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टाइलो न्यूज को फॉलो करना न भूलें। यह एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। श्रोताओं, आज हमने महाशक्तियों की सैन्य शक्ति और खुफिया जासूसी जाल के बारे में बहुत कुछ सुना, लेकिन आज विदा लेने से पहले जरा इस एक विचार पर सोचिए। जब आसमान में उड़ने वाले सैन्य ड्रोन रडार पर अपनी पहचान बदलकर खुद को एक साधारण नागरिक विमान दिखा सकते हैं, और जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता 60 सेकंड से भी कम समय में दुनिया भर के डेटा को पढ़कर आपके सामने एक नई तस्वीर पेश कर सकती है, तो क्या भविष्य के युद्धों में राष्ट्रीय सीमाओं और उस पारंपरिक सच का कोई मतलब रह जाएगा जिसे हम आज जानते हैं? या भविष्य की भू राजनीति केवल उस डेटा पर निर्भर करेगी जो हमारे स्क्रीन पर चमकता है? इस पर विचार कीजिएगा। सुरक्षित रहें और जागरूक रहें।